उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक लड़की के साथ 4 ड्राइवर और एक कंडक्टर सहित कैशियर ने बलात्कार किया। दरअसल कश्मीरी गेट पर एक लड़की खड़ी थी। उसने उत्तराखंड परिवहन के अनुबंध कर्मचारी वो जो है ड्राइवर कंडक्टर थे उनसे पूछा कि मुझे पंजाब जाना है, आनंदपुर साहिब जाना है। तो उस ड्राइवर ने कहा कि आप आइए देहरादून चलिए, देहरादून से आपको पांवटा साहिब हम बिठा देंगे और पांवटा साहिब से होते हुए आप पंजाब जा सकते हैं, चंडीगढ़ जा सकते हैं, आनंदपुर साहिब जा सकते हैं। फिर वो लड़की उस बस में बैठती है और रात को जब वो बस देहरादून पहुंचती है तो वो चालक बस को वर्कशॉप की तरफ लेकर जाता है और वहां पर तमाम सवारियां जब उतर जाती है, वो लड़की फिर इस उम्मीद में होती है कि मुझे अब ये ड्राइवर कंडक्टर पंजाब की किसी बस में बिठाएंगे, लेकिन उस ड्राइवर की नीयत खराब होती है और वो उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। कंडक्टर बलात्कार करता है। वहां पर जो दूसरी बसें खड़ी रहती है उनके 2 ड्राइवर आते हैं, वो बलात्कार करते हैं और एक कैशियर जो वहां पर था वो भी आता है और वो भी उसके साथ बलात्कार करता है और रात को उसे बस से उतार कर वहीं पर वो छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद पूरी रात वो ना जाने उस लड़की के साथ कई और लोगों ने भी बलात्कार किया होगा या ना किया होगा, लेकिन सुबह जब वो लड़की वहां पर लोगों ने देखी, डरी सहमी, उसके कपड़े भी जो है उसकी हालत ठीक नहीं थी, डरी सहमी थी, दुकान पर बाहर बैठी थी। तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई तो उस लड़की को काउंसलिंग के लिए लेकर गए। जो है महिला आयोग की तरफ से जो काउंसलिंग करते हैं वो अपने साथ लेकर गए। 2 दिन तक उससे बातचीत की गई, पूछा गया, लेकिन वो इतनी डरी सहमी थी। कभी अपना घर आनंदपुर साहिब बता रही थी और उसको जब कोई छू रहा था तो इतना डरी सहमी थी कि आप यकीन मानिए 2 दिन लगे काउंसलिंग में। तीसरे दिन उसने आप बीती सुनाई। 5 लोगों की उसने आप बीती सुनाई कि 5 लोगों ने मेरे साथ बलात्कार किया। उसके बाद मुझे कोई पता नहीं है क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी और रात भर मुझे मालूम नहीं कि सुबह तक मेरे साथ क्या हुआ। सुबह जब वो होश में आई तो जो है पुलिस आई और उसे काउंसलिंग के लिए लेकर गई। तो अब उत्तराखंड से ये खबर है और उस लड़की के लिए शायद ही ये कैंडल मार्च निकले, शायद ही जो है विरोध प्रदर्शन कहीं पर हो। लेकिन सवाल ये है कि बलात्कार जैसी घिनौनी हरकतें, घिनौने अपराध जो ये होते हैं, सवाल ये है कि क्या कभी हमारे देश में ये रुक पाएगा? हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजादी से लेकर अब तक हर रोज महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। कई बलात्कारों की खबरें सामने आ जाती है, कई नहीं आती है। अब इसी लड़की को आप ले लीजिए, अगर जो है काउंसलिंग के लिए इसे नहीं लेकर जाते तो इसे पागल घोषित कर दिया जाता। अब पता चला है कि ये यूपी की रहने वाली है, उसकी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। ये तस्वीर साफ हो पाएगी तभी पता चल पाएगा कि लड़की दिल्ली कैसे पहुंची थी, किसी काम के सिलसिले में गई थी या नहीं, और क्या 5 के अलावा कुछ और लोग भी थे जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, वो आप सुनिए क्या कहते हैं। 13 तारीख को इसमें जो है सूचना वहां पर जो 1098 है, चाइल्ड हेल्पलाइन है, इनको सूचना वहां के गार्ड द्वारा दी गई थी कि एक बालिका संदिग्ध परिस्थितियों में वहां पर बैठी एक शॉप पर कुछ खा रही है और इस तरह वहां पर कोई संदिग्ध व्यक्ति भी दिख रहा है। तो इसको देखते हुए 1098 ने अपनी टीम के अन्य सदस्य को बुलाया और बच्ची से जो पूछताछ करी, उस पूछताछ में बिटिया द्वारा ये नहीं बताया गया कि वो कहाँ से आई है, किन परिस्थितियों में आई थी, और उसके द्वारा अपना घर कहीं कभी अन्य शहरों में बताया गया। और माता पिताजी के बारे में पूछने पर उसके द्वारा ये बताया गया कि उनके माता पिताजी की डेथ हो चुकी है। तो इस सब चीजों को, परिस्थितियों को देखते हुए जो 1098 की चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम है, इनके द्वारा CWC के माध्यम से उसको काउंसलिंग के लिए ले जाया जाता, बाल निकेतन ले जाया गया था। और वहां इसके बाद उसकी फर्स्ट डे जो काउंसलिंग हुई थी, उस काउंसलिंग में भी वो नॉर्मल परिस्थितियों में उसने इसके द्वारा ऐसा कुछ नहीं बताया गया और अपने घर के बारे में भी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दी गई। तो काउंसलिंग रिपोर्ट के अवलोकन से भी स्पष्ट हुआ, पूछताछ से भी। सेकेंड डे फिर से काउंसलिंग हुई, चूंकि काउंसलिंग लगातार होती है वहां बच्चों की, क्योंकि घर के बारे में और किन परिस्थितियों में वो यहाँ पर कैसे आए। तो इस सब चीजों की जब सेकेंड डे काउंसलिंग हुई, थर्ड डे काउंसलिंग हुई, तो कहीं ना कहीं बच्ची द्वारा ये बात
बताई गई कि जो है उसके द्वारा 5 लोग द्वारा गलत कार्य किया गया था। चूंकि मामला जब इस तरह का सामने आया पूछताछ में काउंसलिंग के दौरान, तो थाने पर जो है कल साय जोन के द्वारा तहरीर दी गई थी। उस तहरीर के आधार पर 5 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध जो है 70 जो BNS हमारा नया एक्ट है उसके तहत और पोक्सो अधिनियम के तहत केस रजिस्टर्ड हो गया था। चूंकि बिटिया से जब इस जानकारी के बारे में कि घटनाक्रम कहाँ का हो सकता है, जो हमारी स्पेशल टीम जो महिला अधिकारियों की बनाई गई, तो उसके बाद फिर पता चला कि घटनाक्रम जब वो बस से दिल्ली से बस से आई थी तो घटनाक्रम बस का था। तो इसके बाद वहां की सारी CCTV फुटेज को लेकर अवलोकन किया गया। उस अवलोकन के बाद बिटिया को देखा कि रात के करीब 1-1:30 बजे के करीब एक शॉप पर वहीं पर बैठी हुई थी और एक संदिग्ध व्यक्ति भी वहां पर खड़ा हुआ था, और जिसको गार्ड ने भी पहचाना था कि यहाँ एक व्यक्ति यहाँ था, और इसकी सूचना तभी उसने 1098 को दी थी। तो इसके आधार पर संदिग्ध व्यक्ति को जब हमने ट्रैक डाउन किया और आसपास के लोगों से जानकारी करी, तो पता चला वह दिल्ली और देहरादून के बीच में जो बस चलती है उसका ड्राइवर था। तो उसको पूछताछ के लिए जब हमने उसको राउंड अप किया, तो पूछताछ में उसने घटनाक्रम का खुलासा किया कि उसके द्वारा कश्मीरी गेट पर जब बस खड़ी थी तो ये बच्ची वहां पर उसको मिली थी, और इसके बाद इसने बहला फुसलाकर उसको अपनी बस में उसको ले आया था, और यहाँ आके उसकी नीयत खराब हुई और उसने गलत काम किया बस में। चूंकि जब ये कार्य उसके द्वारा किया गया था तो उसका जो कंडक्टर है उसको भी इसकी जानकारी थी, तो उसके द्वारा भी इस कृत्य को किया गया था। साथ ही साथ वहां परिसर में पीछे जहां इनकी पार्किंग होती है वहां काफी सारे बस और ड्राइवर और इस तरह के लोग वहां पर रहते हैं। तो इस चीज की जब जानकारी अन्य उसके ड्राइवर को हुई थी दूसरे बस के, तो उसके द्वारा भी गलत कार्य बच्ची के साथ किया गया, जैसा कि पूछताछ में अभी तक आया है। तो इस तरह से चिन्हित करके हमारे पास 3 बस के ड्राइवर, एक कंडक्टर और एक कैशियर जो कैश कलेक्शन का काम करता है, उसकी संलिप्तता इस बात में प्रकाश में आई थी। तो 5 लोग को राउंड अप करके हिरासत में ले लिया गया। जो बस आइडेंटिफाइड हुई थी, रात इसमें स्टेट की फोरेंसिक टीम को बुलाकर जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई इसमें की गई है। साथ ही जो हमारी काउंसलिंग की टीम थी, जो अलग अलग लोगों ने काउंसलिंग करी थी, उनसे भी वार्ता कर ली गई है। अब पूछताछ के बाद बिटिया का जो था कि गांव का नाम पता चला था, उस गांव के नाम के आधार पर हमने वहां पर पुलिस से संपर्क करके टीम को वहां भेजा, और वहां पर ये पता चला कि बिटिया जो वहां पर उनके पेरेंट्स जिंदा है, और वहां के जो मौजूद लोग हैं उनसे भी बात की गई है, और उनको भी यहाँ पर बुला लिया गया। उनके आने के बाद और चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि किन परिस्थितियों में बिटिया अपने घर से दिल्ली पहुंची और दिल्ली के बाद देहरादून आई। लेकिन जो भी इस पूरे कांड में अभी तक जो 5 लोग की संलिप्तता थी, जैसा कि काउंसलिंग में भी 5 व्यक्तियों के बारे में बताया था बिटिया ने, उन सभी 5 को अरेस्ट कर लिया गया और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई हमारी आगे चल रही है। सर, किन किन धाराओं में उन आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है और अब आगे की किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? देखिए 70/2 जो हमारी जो BNS की सेक्शन है, जो पहले गैंग रेप में यूज हुआ करती थी, उसके तहत, और हमारी जो पोक्सो अधिनियम की नाबालिग के विरुद्ध है, वो उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।